वहीं जीतन राम मांझी के बेटे और हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी ने कहा कि 20 तारीख तक बिहार में सरकार को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार के नाम पर सभी सहमत हैं। एक बार फिर उनके सीएम पद की शपथ लेने में कोई अड़चन नहीं है। सर, किस तरह की चीजें, क्या जानकारी आप दे पाएंगे? कब तक नई सरकार का गठन हो जाएगा? विधायक दल की बैठक होनी है और कल या परसों विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नया सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, तो 2 से 3 दिनों के अंदर में सारी प्रक्रिया हम समझते हैं 20 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। फॉर्मूला बन गया है, क्योंकि 5 पांडव की जो बात हो रही थी, भाई 5 पार्टियां हैं और फिर मंत्रियों के कितने किस पार्टी के मंत्री होंगे, तमाम चीजें ये तय कुछ हुई है? आप लोगों की बातचीत हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये तो आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है। लेकिन देखिए, संख्या का महत्व होता है, संख्या से ही डिसीजन होते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है और सब लोग मिल के चुनाव लड़े हैं और सबको जितना हिस्सा मिला उस हिसाब से सबका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो उस हिसाब से नहीं लेकर के सबको सम्मानजनक स्थान कैबिनेट में हर पार्टी को मिलेगा। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ये तय हो गया है? जी, इसकी सहमति हो चुकी है और हम समझते हैं कि विधायक दल का जो बैठक होगी उसमें जितने भी नए विधायक हैं, माननीय विधायक, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी को ही अपना नेता चुनेंगे। अच्छा सर, कल हमने देखा, हम खड़े थे तेज प्रताप यादव के घर, आपके पड़ोसी भी है, आपके एक नेता, उनसे मुलाकात करने गए थे, दानिश साहब। क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम नई सरकार को नैतिक समर्थन दे रहे हैं और जो भी सकारात्मक चीजें होगी विकास को लेकर हम साथ हैं, तो आप चाह रहे हैं कि वो आप लोगों के साथ आए? इस तरह की चीजें हैं क्या? नहीं, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। कौन उनसे मिलने गया मेरे संज्ञान में नहीं है, ना मैंने किसी को बोला वहाँ मिलने के लिए। जहाँ तक तेज प्रताप जी का सवाल है, तो उन्होंने नैतिक समर्थन एनडीए को दिया है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। अभी तो विधायक भी नहीं है, महुआ से चुनाव हार चुके हैं, तो वो उनका कोई, अभी हमको नहीं लगता है कि एनडीए में भी कोई उनकी बात है। बाद में भविष्य में जब वो एनडीए में शामिल होंगे, चाहे किसी पार्टी में शामिल होंगे एनडीए के घटक दल में, तो उसके बाद उन पर विचार किया जाएगा। बिहार में चुनावी नतीजों के बाद एक तरफ एनडीए के तमाम घटक दलों में चट्टानी एकता नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ चुनावों में मिली करारी हार के बाद परिवार में भयंकर दरार इस वक्त पड़ती हुई नजर आ रही है लालू यादव के। जी हां, आज तेजस्वी यादव इस मामले के बाद पहली बार सामने आने वाले हैं। हारे विधायकों के साथ समीक्षा बैठक होगी, लेकिन तेजस्वी यादव इस बैठक से पहले उनके परिवार में कलह तेज हो गई है। बहन रोहिणी के बाद अब लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ दिया है। लालू की 3 बेटियां मायके से दिल्ली चली गई हैं। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव ने पटना छोड़ दिया है। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव सबसे बड़ी बहन मीसा भारती के घर पहुंच गई हैं, यानी इस समय राबड़ी देवी का घर पूरी तरह से खाली हो गया है। तो वहीं रोहिणी यादव मुंबई अपने ससुराल लौट गई हैं। उधर इस पूरे मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू लालू यादव पर अटैक कर रहे हैं। जेडीयू ने तो लालू को सियासी धृतराष्ट्र तक बोल दिया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि लालू के घर में जो हो रहा है वो उनकी परिवारवादी सियासत का नतीजा है। तो फिलहाल लालू परिवार में जो कुछ हो रहा है उसके बाद कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। बहनें नाराज हैं और बहनें नाराज होकर अब अपने अपने घर वापस लौट रही हैं। मीसा भारती के घर पर तमाम जो बहनें हैं वो इकट्ठा हैं। इस बीच रोहिणी आचार्य का एक बार फिर से बयान सामने आया। तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला बोला। रोहिणी ने इस बार तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज के साथ साथ उनकी पत्नी रेचल यादव का भी जिक्र किया है। रोहिणी ने कहा कि उन पर चप्पल किसने चलाई, इसका जवाब तेजस्वी से लीजिए। तेजस्वी की पत्नी रेचल यादव से पूछिए, तेजस्वी के खास संजय यादव और रमीज से पूछिए। रोहिणी ने एक बार फिर दोहराया कि जब उन्हें अपमानित किया जा रहा था तो उनके माता पिता रो रहे थे। पिता लालू यादव को दी गई किडनी को गंदी किडनी बोलने पर रोहिणी बेहद गुस्सा हैं। कह रही हैं कि हर बार बेटी ही क्यों बलिदान दे, घर के बेटों से भी सवाल होना चाहिए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। आराम से। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी जी चप्पल आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात करें। ये बात जाकर तेजस्वी यादव, ये बात जाकर के तेजस्वी यादव
किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, कोई लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे। और पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, अगला कदम आपका क्या होगा? मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ है। मैडम एक बार बाहर आ जाइए। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। मैम बाहर आ जाइए, मैडम बाहर आ जाइए। मैं जा रही हूँ अपनी सास। एक तरफ बहनें हैं जो नाराज चल रही हैं, मीसा भारती के घर पर बहनें इकट्ठा हैं, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जिनको पहले ही घर से बाहर निकाल दिया गया, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, वो बहन के अपमान पर तमतमाए हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर पिताजी इशारा करते हैं तो जयचंदो को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। बहन रोहिणी के चप्पल उठाने की बात सुनने के बाद से मन में आग लगी हुई है। तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। तेज प्रताप की तरफ से बयान सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें लिखा है कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। तेज प्रताप ने जयचंदो को चेतावनी देते हुए कहा कि परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन जयचंदों के चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होने वाला है। रोहिणी आचार्य घर छोड़ चुकी हैं, घर की दरार खुलकर सामने आ चुकी है और इस पर जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि रोहिणी और दूसरी बहनों का घर छोड़ना दुखद है। तेजस्वी ने पहले तेज प्रताप को घर से निकाला और अब अपनी बहनों को। मांझी ने कहा तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया, ये जांच का विषय। रोहिणी आचार्य और उनके और सब बहन जो बाहर निकली है, इसको मैं बहुत बड़ा दुखद मानता हूँ। हमारा परिवार जो संयुक्त परिवार है सब चलता है और ख़ास करके बहनों को विशेष करके तरजीह दी जाती है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद किस ज़रूरियत में इस तरह का काम किए हैं, ये जांच का विषय है। तेजस्वी प्रसाद सही बात है कि सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को इसने किडनी तक दे दिया और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। इस चीज़ को तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में अरेस्ट आमिर की पेशी हुई है। आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए उसकी रिमांड मांग रही है। एनआईए ने आमिर रशीद को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आमिर के नाम पर वो I-20 कार रजिस्टर्ड थी, जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने ब्लास्ट के लिए किया। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमर और आमिर एक साथ कई जगहों पर नजर भी आए हैं। आमिर रशीद अली ने ही उमर के साथ दिल्ली में कार धमाके की साजिश रची। आमिर ने ही फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से वो I-20 कार खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने धमाके के लिए किया। इसने ही कार खरीदकर उमर को दी। देखिए, एक पेट्रोल पंप पर पोल्यूशन करवाते समय उमर के साथ आमिर भी नजर आया। दिल्ली ब्लास्ट का केस अपने हाथ में लेने के बाद ये एनआईए की पहली गिरफ्तारी है। आतंकी उमर से जुड़े कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियां दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी कर रही है। अतुल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल बताइए, ये आमिर कितनी इंपॉर्टेंट कड़ी हो सकती है इस पूरे केस में?
देखिए प्राची, पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं पटियाला हाउस कोर्ट का। पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर जो जज हैं अंजू बजाज चांदना, उनकी कोर्ट में जो है वो आमिर को पेश किया गया है। पूरी जो प्रोसीडिंग्स है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, यानी कि बंद कमरे में पूरे मामले की सुनवाई होगी, जो कि रिमांड मांगेगी जो एनआईए। और जो कोर्ट के अंदर जो कोर्ट रूम है, अंजू बजाज चांदना की जो कोर्ट है, उसके अंदर कोर्ट में सिर्फ एनआईए के अधिकारी, आमिर और कुछ वकील मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे कोर्ट रूम को खाली करा लिया गया है। अगर मैं पटियाला हाउस कोर्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम मीडिया कर्मी है, सुरक्षा काफी कड़ी है। कोर्ट के अंदर भी जो है वो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जब तक आमिर कोर्ट के अंदर है, जब तक इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में रखी गई है। तो आमिर की अगर हम बात करें तो आमिर इस पूरे जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट है, लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट होता है, उसकी सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि आमिर को पहली गिरफ्तारी है जो एनआईए ने की है। और उमर के साथ कई बार ये देखा गया था, जो गाड़ी खरीदी थी i20 वो आमिर ने ही खरीदी थी, और इसके बाद ये गाड़ी जो है वो उमर को दी गई थी। और पूरा क्योंकि जो एनआईए के जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि पूरी ये सीक्वेंस को जानता है, कड़ियों को जानता है, और जब उमर दिल्ली आया तो इसकी तमाम जानकारी जो है वो आमिर को थी। आमिर लगातार जो है वो इंस्ट्रक्शंस वो उमर को दे रहा था। तो क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी को रिवील करना है, पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो एनआईए ने खोलनी है। और जो पहली गिरफ्तारी आमिर की हुई है, आमिर से कई और सबूत जो है वो एनआईए को मिलेंगे, यानी कि यूएपीए का केस जो दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया था उसी को टेक ओवर जो है वो एनआईए ने किया है। और एनआईए को क्योंकि यूएपीए के मामले के अंदर लगभग 1 महीने तक की रिमांड किसी भी आरोपी की मिल सकती है। तो क्योंकि भी बंद कमरे में सुनवाई चल रही है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, देखने वाली बात ये होगी कि जो एनआईए है वो कितने दिन का रिमांड कोर्ट से मांगती है आमिर का, और उसके बाद आमिर से पूछताछ शुरू होगी। तो जब आमिर को लेकर निकलेगी यहाँ से एनआईए, तो उसके बाद तमाम जानकारी मिलेगी कि कितने दिन का रिमांड है, कितने दिन पूछताछ जो है वो एनआईए कर सकती है। कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है और कितने लोग हैं जो इन आतंकियों के मददगार बने हुए थे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल।